बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तीसरे पहर कराची के सदर बाजार के पीछे वाक़े गुंजान गलियों में एक साई की तरह मैं होटल से निकला। हाथ में बची हुई आधी रोटी थी, जेब में सिर्फ 100 रुपए और दिल में भूख के साथ एक पुराना ख्वाब, भरे पेट मुर्गे मुसल्लम खाने का। पिशावर से जब मैं कराची आया था तो एक ही इरादा था, कुछ पैसे कमा कर वापस जाऊंगा। अम्मा के लिए 2 जोड़े, छोटे भाई के लिए जूते और अब्बा की कब्र पर नए कुतबे के पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन कराची ने मुझे निगल लिया। जैसे ये शहर ख्वाबों को मिट्टी में दफन कर देता है। मेरे कदम लड़खड़ाते हुए होटल के पीछे उस तंग कमरे की तरफ बढ़े जो मजदूरों के लिए मखसूस था। 60 रुपए रोज किराए पर वो भीगी दीवारों वाला कमरा मेरा ठिकाना था। अंदर दाखिल होते ही एक सांस में बाहर की गर्द निकली और बदन ढीला छोड़ दिया। दीवार पर कील में लटकी एक अम्मा की तस्वीर मेरी तरफ तकती थी। उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था, जैसे वो जानती हो कि उसका बेटा कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन मैं हार रहा था। दिन भर होटल की फर्श से लेकर बैतुल खला तक साफ करता, गरम भाप में जलते बर्तन धोता, और जब किचन से मुरगन खानों की खुशबू निकलती तो मेरा पेट अजीब शोर से गरजता। चेहरे पर पसीना, दिल में सवाल, क्या यही किस्मत है? जब सब मुलाजमीन नींद के आगोश में जा चुके थे, मैंने आहिस्ता से तकिए के नीचे से प्याज, नमक की डबिया और चटनी का प्लास्टिक का डब्बा निकाला। सूखी रोटी को चटनी में डबोकर चबाने लगा। हरने वाला हलक में उतरता तो एक याद ताज़ा हो जाती, माँ के हाथ की रोटी, अब्बा की हंसी और पेशावर की वो सर्द रातें जहां चूल्हे पर दाल उबलती रहती थी। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन है? मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला। सामने रशीद भाई खड़े थे, होटल का शेफ। अबे भूखा मर रहा है क्या? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। मैं खामोश रहा। उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार में लिपटा कुछ मेरी तरफ बढ़ाया। खोला तो अंदर से 2 बूटियों वाला मुर्गे मुसल्लम निकला। मेरा दिमाग घूम गया। दिल चाहा कि चीख कर अम्मा को बता दूं, देखो अम्मा, ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे दिल में एक काली परछाई उभरी। कहीं ये बचा हुआ खाना तो नहीं? ये किसी गाहक की प्लेट से बचा हुआ है? परेशान ना हो, ये तेरे लिए ही बचा के रखा था। रशीद भाई की आवाज में खुलूस था। मेरी आंखों में नमी भर आई। शुक्रिया रशीद भाई। मुर्गी की खुशबू से कमरा महक उठा। मैंने पहला निवाला लिया, जैसे कोई कैदी बरसों बाद खुले आसमान के नीचे सांस लेता है। लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास ने जकड़ लिया। क्या यही ख्वाब था? एक आज जली मुर्गी की बोटी। पूरी रात नींद न आई। अगले दिन होटल में एक खास ग्राहक आया। वीआईपी कमरा उसके लिए तैयार किया गया। मुझे वहां की सफाई सौंपी गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, महंगे परफ्यूम और सिगार की मिली जुली खुशबू ने इस्तकबाल किया। मैं झाड़ू लगा रहा था कि अचानक नजर बैठ के नीचे पड़े एक बटुए पर पड़ी। हाथ लरस गया। झुक कर उठाया तो अंदर 10,000 के नोट चमक रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो किस्मत का दरवाजा है, एक शैतानी ख्याल उभरा। लेकिन फिर अम्मा की तस्वीर नजरों के सामने आ गई। उसकी आंखें जैसे बोल रही थी, ना बेटा, ये तेरा नसीब नहीं। मैंने बटुआ वहीं रखा और सफाई मुकम्मल करके बाहर निकल आया। शाम को मालिक ने बुलाया। तूने बटुआ वापस क्यों किया? उसने सीधी आंखों में देखकर पूछा। अम्मा ने सिखाया है, हराम करने वाला कभी हलक से नीचे नहीं उतरता। मैंने जवाब दिया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ऐसे लोग अब कम रह गए हैं। मुझे कुछ समझ ना आया, सिर्फ सर झुकाकर वापस काम पर लग गया। लेकिन वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ प्याज और चटनी नहीं खाई थी। मैंने खुद को, अपनी दयानत को एक बार फिर जीतते देखा था। दिन का आगाज मामूल के मुताबिक हुआ। एक थकी हुई सुबह, कमर दर्द से टूटता बदन और होटल के बावर्ची खाने से उठती हुई सालन की खुशबू जो मेरे खाली पेट के साथ मजाक कर रही थी। मेरे काम का वक्त 7 बजे शुरू होता था, लेकिन मैं 6 बजे ही होटल पहुंच जाता ताकि किचन के पिछवाड़े बैठकर कुछ पल सुकून से अम्मा की यादों के साथ गुजार सकूं। आज होटल के वीआईपी कमरे नंबर 103 की सफाई मेरी जिम्मेदारी बनी। कमरा वही था जहां अक्सर खास लोग आकर कयाम करते थे। वो लोग जिनकी घड़ियों की कीमत से ही शायद मेरे जैसे दर्जनों घरानों का खर्च निकल सकता था। मैंने झाड़ू उठाई, अलमारी के कोने, बेड के नीचे और सोफे के पीछे की गर्द साफ की। लेकिन जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। एक सोने की चेन, लंबी, भारी और कीमती। मेरे हाथ कपकपाने लगे। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। कमरे की खामोशी एकदम बोझ बन गई। ये किसी ने भूल कर छोड़ दी है। दिल ने सरगोशी की। फिर दूसरा ख्याल उभरा, तो क्या किस्मत ने मौका दिया है? ले जाए इसे। बेचकर अब्बा की कब्र पर संगे मरमर का कुतुबा बनवा, अम्मा के लिए दवाइयां खरीद, अपने लिए जूते। कुछ तो कर। मेरे हाथ खुद ब खुद चेन की तरफ बढ़े। उंगलियों ने उसे छुआ और पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ गया। सोने की ठंडक ने मेरी रूह तक को झंझोर दिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मैं इस दुनिया से बाहर निकल आया हूं।
उस अंधेरे, गुर्बत और चटनी वाली रोटी के दायरे से बाहर। लेकिन तभी अम्मा की आवाज़ दिल में गूंजी, याद रख बेटा, हराम करने वाला हलक में अटक जाता है। जो चीज़ तेरी नहीं वो कभी तेरा सुकून नहीं बन सकती। मेरे कदम पीछे हटने लगे। हाथ लरसते हुए चेन को वापस जगह पर रखाए। दिल अजीब कश्मकश में घिरा रहा। जमीर जैसे सीने से निकलकर आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने को तैयार हो। कमरे से बाहर निकला तो पेट एक बार फिर खाली था, लेकिन दिल वो अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। रशीद भाई ने जब मुझे जर्द चेहरे और भीगी आंखों के साथ देखा तो पूछा, खैरियत है यार? मैंने हंसी में बात टाल दी। शाम के वक्त वही ग्राहक वापस आया। एक सफेद शलवार कमीज में मलबूस पुरवकार शख्स, जिसकी चाल में गुरूर कम और वकार ज्यादा था। उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। गालिबन बेटी, कमरे में कुछ भूल गया हूं शायद, उसने नरमी से कहा। मैंने फौरन कहा, सर सफाई के दौरान सोने की चेन मिली थी, लाकर दूं? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे मैं कोई नायाब चीज हूं। वाकई? उसने आहिस्तगी से पूछा। मैंने जेब से वो शफाफ थैली निकाली जिसमें चेन महफूज रखी थी और उसके हवाले कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? गुल खान, मैंने आहिस्ता से कहा। खान, ईमानदारी बड़ी चीज है। शायद तुम्हें इसका सिला अभी न मिले, लेकिन खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। वो दोनों चले गए और मैं देर तक खड़ा सोचता रहा। अगर मैंने वो चेन रख ली होती, शायद आज मेरा पेट भरा होता, लेकिन जमीर का बोझ मुझे सोने न देता। उसी रात जब मैं कमरे में लौटा तो तकिए के नीचे एक छोटा सा लिफाफा रखा पाया। हैरत से खोला तो अंदर 500 रुपए का नोट और एक मुख्तसर सी पर्ची थी। ईमानदारी का शुक्रिया। मैंने पर्ची को अम्मा की तस्वीर के साथ दीवार पर लगा दिया। और पैसे? वो मैंने अम्मा के दवाखाने के खाते में जमा करा दिए। बारिश की वो रात कुछ अजीब सी थी। कराची की सड़कें कीचड़ और पानी से लबरेज थी। मैं थकन के मारे सुस्त कदमों से होटल के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां होटल का मालिक फजलुद्दीन साहब अक्सर आराम करते थे। हाथ सफाई की ड्यूटी वहां लगाई गई थी और ये कोई आम कमरा न था। कालीन ईरानी, सोफा तालवी और कमरे में ऐसी खुशबू जैसे इत्र में वक्त भी कैद हो। कमरे में दाखिल होते ही दिल एक अनजानी घबराहट से भर गया, जैसे कुछ होने वाला हो। फर्श पर झाड़ू देते हुए अचानक बेड के साथ रखा हुआ एक भूरा सा बैग नजर आया, आम सा, खाकी रंग का, जो अक्सर बिजनेसमैन लेकर घूमते हैं। दिल में बेचैनी से उठी। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरा खाली था। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगे। एक वसवसा उभरा, देख तो सही, शायद कुछ जरूरी चीज हो, शायद कोई सफाई में मदद की जरूरत हो। मेरी उंगलियों ने बैग का जिप पकड़ा, जिप खोला और अंदर जैसे कयामत छुपी हुई थी। नोट, हजार हजार के नोट, गड्डियों की गड्डियां, जैसे खजाना सामने हो। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। सांस लेना दो भर हो गया। आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने नोट निकाल कर गिने नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता था कि इस बैग में मेरे कई सालों की कमाई छुपी थी। इतना पैसा कि अम्मा को हज करवा सकूं, छोटे भाई को पढ़ा सकूं, अपने लिए एक छोटा सा कमरा ले सकूं जहां छत टपकती न हो। दिल ने कहा, ले जा इसे, तेरी किस्मत ने आज दरवाजा खोला है, अल्लाह का इनाम है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर अंदर से एक और आवाज आई, वही आवाज जो हर बार मुझे गुनाह से रोकती थी। अम्मा ने कहा था, जो चीज तेरी ना हो वो कभी तेरा नसीब नहीं बन सकती। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आ गया। कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर तंग होने लगी। बैग को वहीं रखा, जिप बंद की, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। या अल्लाह, तू मुझे इस आजमाइश में सुरखरू कर। मैं कमरे से निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे एक साया नजर आया। मैं चौंक गया। दरवाजा खुला। फजलुद्दीन साहब थे, चेहरे पर हैरत और शायद एक आजमाइशी मुस्कुराहट। सब ठीक है खान? उन्होंने नरमी से पूछा। मैंने सर झुका दिया। जी, कमरे की सफाई कर रहा था, बैग नजर आया, लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर बोले, मैंने बैग खुद वहां रखवाया था, एक जानबूझकर रखी गई आजमाइश थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? हाँ खान, होटल में कई बार चोरियां हो चुकी थी। मैं चाहता था कि जानूं किस पर भरोसा किया जा सकता है, और आज तुमने मेरी उम्मीद पर पूरा उतरकर मुझे हैरान कर दिया है। मैं खामोश खड़ा रहा। दिल में एक तूफान बरपा था, खुशी भी, हैरानी भी, और अंदर कहीं भूख की एक नई चीख। क्योंकि सच तो ये था, मैंने कुछ चुराया नहीं, लेकिन वो नोट अब भी मेरे ख्वाबों में लहरा रहे थे। वो चमकती घड़ियां जिनमें मेरी तमाम जरूरतें छुपी थी, आज भी मुझसे दूर थी। फजलुद्दीन साहब ने कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। कभी वक्त मिला तो तुम्हें इसका सिला जरूर दूंगा। मैंने सर हिलाया और कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अंदर भूख अब भी चीख रही थी।
बारिश के बाद की खनकी ने होटल के पिछले सहन में एक अजीब सी खामोशी बखेर रखी। दोपहर का वक्त था, रश था, हर कोई मसरूफ था। गाहक आ रहे थे, जा रहे थे, प्लेटें धुल रही थी, बर्तन टकरा रहे थे। मैं हमेशा की तरह खामोशी से सफाई करता रहा, जैसे किसी ने मेरी जबान छीन ली हो। जिस्म मशीन बन चुका था और रूह सिर्फ सांस लेने का एक बहाना। कमरा नंबर 204 में एक खुश लिबास गाहक ठहरा था, जो हमेशा महंगा खाना मंगवाता और आधा छोड़कर चला जाता। उस दिन भी वो वैसे ही खाकर निकल गया। मेरे जिम्मे उसका कमरा साफ करना था। जब अंदर गया तो मेज पर एक प्लेट में बिरयानी, चिकन कढ़ाई और 2 नान रखे हुए थे। सिर्फ थोड़ा सा चखा गया, बाकी सब कुछ मुकम्मल। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, गले से एक खाली सांस निकली, हाथ मेज पर टिक गया। वो खाना मेरी तरफ देखकर जैसे बोल रहा था, ले खा ले, कौन देख रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और मेज के पास बैठ गया। पहला निवाला हलक से उतरा तो जिस्म में जैसे जान आ गई। दूसरा निवाला, फिर तीसरा, लेकिन जैसे ही आखिरी निवाला लिया, दरवाजा पीछे से खुला। मेरी जान निकल गई। फजलुद्दीन साहब खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत नहीं थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हो। मैं फौरन खड़ा हो गया, प्लेट से दूर हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, कुर्सी खींचकर बैठे और जेब से एक तयशुदा कागज निकाला। बगैर कुछ कहे उसे मेज पर रखा। मैंने नजरें नीची करके कागज उठाया और मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो मुआहदा है जो तुमने नौकरी के पहले दिन दस्तखत किया था, याद है? उनकी आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन खाली। मुआहदे में वाज़ेह लिखा था, इदारे की किसी भी चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल में लाना चोरी के ज़मरे में शुमार होगा। मुर्तकिब पर 2 लाख जुर्माना आयद होगा या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, जबान लड़खड़ा रही थी। माफ़ कर दीजिए, मजबूरी थी, बहुत भूख लगी थी। उनके चेहरे पर तासुर न आया, लेकिन खामोशी भी दर्दनाक थी। खान, मैं तुम्हें इज्जत देता रहा, तुम्हें अपने कीमती कमरों तक रसाई दी, तुम पर एतमाद किया और तुमने। मैंने नीचे देखा, जिस्म पसीने से तर, आंखें भीग चुकी थी। मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, वो बोले, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हराम करने वाला सिर्फ मैदा नहीं, ज़मीर भी हजम नहीं कर पाता। तुम जैसे लोग भी अगर ऐसा करें तो फिर बाकियों का क्या होगा? मैंने ज़मीन पर बैठकर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फौरन पीछे हटकर कहा, नहीं, इज्जत तब मिलती है जब इंसान खुद को संभालता है। तुम्हें एक मौका देता हूँ, फैसला तुम पर है। 2 लाख का बंदोबस्त करो या जो मैं कहूँ वो मान लो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? कल शाम तक का वक्त है, अगर पैसे दे सकते हो तो ठीक, वरना एक और रास्ता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं साकत खड़ा रहा, जबान गंग, दिमाग मफलूज। अब जा सकते हो, उन्होंने इशारा किया और मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकला तो लगा जैसे दुनिया की हवा बदल गई हो, हर शख्स मुझे घूर रहा हो, हर दीवार मेरे खिलाफ हो गई हो। वापस अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और अम्मा की तस्वीर के सामने बैठकर देर तक रोता रहा। वो खाना जो पेट में था अब जहर लगने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने ईमानदारी से सोने की चेन लौटा दी, बैग वापस रख दिया, तो आज ये बचा हुआ निवाला मुझे क्यों इतना महंगा पड़ गया। लेकिन शायद ये वो निवाला था जो ज़मीर के खिलाफ जाकर हलक से उतरा था, और ऐसा निवाला अक्सर कीमती तरीन सबक बन जाता है। सुबह की रोशनी जैसे मेरे चेहरे पर तमाचा मार रही थी। दिल चाहता था कि होटल ही ना जाऊं, मगर फरार मुमकिन न था। मेरी साख, मेरी रोजी और शायद मेरी जिंदगी, सब कुछ एक आदमी के हाथ में था। वही आदमी जिसकी नज़रों में मैं कल चोर बन चुका था। होटल पहुंचा तो माहौल पहले जैसा न था। हर चीज़ बोझल, हर निगाह शक भरी, जैसे सबको मालूम हो कि मैंने कुछ गलत किया है। किचन में रशीद भाई ने सलाम किया, मगर उनकी आवाज़ में वो गर्मजोशी न थी। मैं खामोशी से अपनी ड्यूटी पर लग गया। हाथ चल रहे थे मगर दिमाग सुन था। दोपहर के करीब मुझे फजलुद्दीन साहब के कमरे में बुलाया गया। दिल धक धक करता रहा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ खान। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी बड़ी मेज़ के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर नरमी थी, मगर आंखों में वही परखती हुई सख्ती। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ जोड़े और सर झुका लिया। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दीजिए, मजबूरी थी, पेट की आग। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप करवा दिया। खान, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन कानून कानून होता है, वो सबके लिए बराबर है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तनख्वाह से काट लीजिए, जितना चाहें, जैसे चाहें, बस पुलिस में ना दीजिए। मेरे लिए जेल मौत से बदतर होगी। अम्मा मर जाएगी खबर सुनकर। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से सीधे होकर बैठे। एक रास्ता है, उन्होंने कहा। मेरे कान खड़े हो गए। उम्मीद की एक किरण चमकी, मगर साथ ही खौफ भी। एक शर्त, अगर मानूं तो सब माफ।
मैंने फौरन सर हिलाया। कहिए साहब, जो भी हो मैं मंजूर करता हूं। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, मेरी बेटी से निकाह कर लो। कमरे की जमीन जैसे मेरे कदमों तले से खिसक गई। दिल रुक गया, दिमाग सन्नाटे में चला गया। मैं उनकी तरफ देखता रह गया, आंखें फाड़ कर। क्या? मैंने बमुश्किल जबान खोली। हाँ खान, मेरी बेटी तालीम याफ्ता है, बाइज्जत है, मगर मैं उसके लिए एक ऐसा शौहर चाहता हूं जो दयानतदार हो। मैंने तुम्हें कई बार आजमाइश में डाला, चेन, पैसे, बैग, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और तुम हर बार कामयाब निकले, सिवाय एक बार के। मगर वो भी मैं समझ सकता हूं। मैं सांस लेना भूल चुका था। कमरे की फिजा भारी हो गई थी। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के शौहर बनो। मेरे जहन में हंगामा बर्पा हो चुका था। ये कैसा इंसाफ था? ये कैसी सजा? यह इनाम? एक बेटी, एक नौकर और रिश्ता? साहब, मैं एक गरीब पठान हूं, सफाई करता हूं। मैं आपके लायक नहीं। ये तुम तय ना करो, ये मैं तय कर चुका हूं। और हाँ, तुम्हें 2 दिन की मोहलत है। या तो 2 लाख रुपए दे दो या निकाह कर लो। फैसला तुम्हारा होगा। कल रात 12 बजे तक जवाब दो। मैं कमरे से निकला तो मेरे कदमों में जान न थी। दिल पर एक भारी पत्थर आ गिरा था। मैं सड़कों पर बेमकसद चलता रहा। शहर की रोशनियां आज मुझे तंजिया लग रही थी। हवा में नमी थी और मेरी आंखों में आंसू। रात गए मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा। मैंने अम्मा को फोन किया। अम्मा, अगर किसी ने कहा हो कि वो तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देना चाहता है तो क्या तुम मानोगी? अम्मा खामोश हो गई। फिर पूछा, बेटा बात क्या है? मैंने सब कुछ बताया। अम्मा ने बहुत देर के बाद आहिस्ता से कहा, अगर वो शरीफ लोग हैं तो निकाह हराम नहीं होता, लेकिन फैसला तुम्हारा है। कॉल बंद हुई तो कमरे की खामोशी ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। कल रात 12 बजे फैसला देना था और मैं अब तक फैसला न कर पाया था। कराची की हवाएं उस दिन बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे शहर के कोने कोने में मेरा ही फैसला लिखा जा रहा हो। मेरे सामने मेज पर वही फोन रखा था जिससे कल रात अम्मा को सब बताया था, और अब तक मैं उसकी थकी थकी आवाज को अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। बेटा, ये कैसी आजमाइश है? क्या वाकई उसने ये कहा? हाँ अम्मा, उसने कहा या तो निकाह कर लो या 2 लाख जुर्माना अदा करो, और कल रात 12 बजे से पहले जवाब देना होगा। अम्मा की सांसों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो कुछ देर चुप रही और आहिस्ता से बोली, तुम्हारा बाप होता तो शायद कहता मर्द को अपनी पसंद से जीना चाहिए, लेकिन मेरी माँ कहती थी कभी भी हालात से ना डरो, सिर्फ जमीर को ना हारने दो। मेरी आंखें भीग गईं। अम्मा की बातें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन उनमें अजीब सी रोशनी होती है, ऐसी रोशनी जो अंधेरे में रहनुमाई करती है। माँ ने अगले दिन जेवर बेच दिया, बाप की यादगार चूड़ियां और वो छोटा सा नाजुक लॉकेट जो उनके निकाह के वक्त मिला था। लाहौर के एक पुराने सोने वाले ने खालिस जेवर समझकर 50,000 रुपए दे दिए। 50,000 और जरूरत 2 लाख की। मैंने नोटों की वो गड्डी हाथ में ले ली, जैसे वो किसी सांप की गर्दन हो। जिस्म में सर्द सी कपकपी दौड़ गई। क्या मैं वाकई वो बेटा था जो अम्मा के जेवर बेचकर भी मसला हल न कर सका? होटल वापस आया तो फजलुद्दीन साहब अपने दफ्तर में थे। मैंने लरसते हाथों से लिफाफा उनके सामने रखा। ये 50,000 है, अभी और का बंदोबस्त करता हूँ, वक्त दे दीजिए, बस प्लीज पुलिस में ना दीजिए। उन्होंने नोटों की तरफ देखा भी नहीं, बस कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर मेरी आंखों में झांका। खान, तुम्हें वक्त दिया गया था फैसला करने के लिए। यह रकम इस वक्त बेकार है, या तो 2 लाख मुकम्मल दो या निकाह करो। रात 12 बजे के बाद मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। मेरे कदमों तले से जमीन ने लरजना शुरू कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा, वो खामोशी जो इंसान की आवाज छीन लेती है। मैं कमरे से निकला तो दिन का सूरज गुरूब होने को था। मैंने दोस्तों से राब्ता किया, वो सब जिन्होंने कभी कहा था कि भाई तेरे लिए जान भी हाजिर है। आज सबके बहाने अलग अलग थे। किसी की माँ बीमार, किसी का कारोबार खराब, किसी की बीवी ने सख्ती से मना किया था। रात का अंधेरा मुकम्मल छा चुका था। होटल वापस आया तो दीवारों से भी जैसे वक्त टपक रहा था। हर घड़ी मुझे घूर रही थी, हर नजर जैसे पुकार रही थी, फैसला दो खान, फैसला दो। कमरे में वापस आकर मैंने अम्मा की तस्वीर के सामने शमा जलाई। उसकी रोशनी में उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। अम्मा, अगर मैं निकाह कर लूं तो क्या आप शर्मिंदा होंगी? तस्वीर ने कोई जवाब न दिया, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून सा उतरने लगा। 12 बजने में अब सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे। मैंने ठंडी सांस ली, अपने आप को आईने में देखा। एक मामूली सा लड़का जिसका लिबास आम, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वो एक चीज थी जो कीमती थी, सच। मैंने दरवाजा खोला और फजलुद्दीन के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। फैसला अब होना ही था। जब मैं दफ्तर के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 12 बजने की पहली घंटी बजाई। मैंने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ खान,
दरवाज़ा खोला। फजलुद्दीन साहब मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर न सख्ती थी न नरमी, बस इंतज़ार। मैं आहिस्ता से चलता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ कहीं गुम थी, होंठों पर खुश्की, दिल हलक में अटका हुआ। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, सिर्फ मेरी तरफ देखा और कहा, फैसला कर लिया? मैंने होंठ भींचकर सर हिलाया। उनके चेहरे पर पहली बार एक रोशनी सी नजर आई, एक सुकून। उन्होंने कुर्सी की पुश्त से सीधा होकर बैठते हुए कहा, ठीक है, कल निकाह होगा। गवाह मौलवी साहब मैं खुद बुलाऊंगा, तुम्हें बस तैयार रहना है। मैंने दोबारा सर झुका दिया। अल्फाज मेरे गले में फंसे हुए थे। फजलुद्दीन साहब ने आहिस्ता से कहा, खान, यह आसान फैसला नहीं था, जानता हूं, मगर कभी कभी जिंदगी वो रास्ते दिखाती है जो आम अकल को समझ नहीं आते। तुम बस भरोसा रखो। मैंने उनकी बात काटकर पहली बार सवाल किया, साहब एक बात बताएं, वो लड़की, क्या वो मुस्कुराए, एक थकी हुई मगर मुतमईन सी मुस्कुराहट। कल सब पता चल जाएगा खान। अभी तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह निकाह जबरदस्ती नहीं, ना सजा है ना एहसान। ये एक फैसला है जो मैंने अपनी बेटी और तुम्हारी ईमानदारी के दरमियान किया है। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, मगर उस वक्त इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैं चुपचाप उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। और बाहर होटल की राहदारियों में एक बार फिर वही खामोशी थी, मगर अब उस खामोशी में वसवसे नहीं थे। एक फैसला था और उस फैसले का इंतजार। सुबह की रोशनी होटल की खिड़कियों से झांक रही थी, जैसे अंदर का सच बाहर झांकना चाहता हो। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था, सफ़ेद कुर्ते पर हाथ फेर रहा था, जैसे ये मेरे बदन का लिबास नहीं, कोई अजनबी शनाख्त हो जो आज से मेरे साथ चिपक जाएगी। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे अंदर कोई बच्चा हो जो किसी अनजानी जगह पर छोड़ दिया गया हो। फजलुद्दीन साहब ने सब कुछ खुद संभाला था, निकाह खां, 2 गवाह और होटल की बालाई मंजिल पर एक सादा सा कमरा जहां ये सब होना था। उन्होंने मुझसे कहा, खान बस वक्त पर पहुंच जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। उनके लहजे में सुकून था, मगर मेरे दिल में एक तूफान जारी था। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने मेरा नाम पुकारा तो मेरी जबान खुश्क हो चुकी थी। मैंने लरसती हुई आवाज में कबूल है कहा तो लगा जैसे किसी गहरे कुएं में कोई गूंज सुनाई दी हो। मैंने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। कलम जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था, जैसे वो भी मेरे फैसले से मुत्तफिक ना हो। फजलुद्दीन साहब मेरे साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, शायद किसी तवील इम्तिहान के खत्म होने का सुकून। गवाहों ने दस्तखत किए, मौलवी साहब ने दुआएं पढ़ी और फिर सब खत्म हो गया। मैं शादीशुदा हो चुका था। किसी ने हल्के से हाथ से पकड़कर मुझे साथ वाले कमरे की तरफ ले गया, वो कमरा जहां मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। बीवी, ये लफ्ज मेरे लिए अब भी अजनबी था। होटल के उस बालाई कमरे में रोशनी मध्यम थी। कमरे के पर्दे हवा के हल्के झोंकों से थोड़े थोड़े से सरक रहे थे, जैसे खामोशी की सांसें भर रहे हों। दिल में एक अजीब सी खलबली थी, जैसे दिल और दिमाग किसी अनजाने मुकाबले में मसरूफ हों। कदम खुद ब खुद बढ़ रहे थे, मगर हर कदम पर वसवसे, खौफ और एक नाकाबिले यकीन कैफियत मेरे वजूद को जकड़े जा रहे थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ होले से कांप रहे थे। एक नर्म सी खुशबू अंदर से आ रही थी, ऐसी खुशबू जो किसी महंगे इतर की नहीं बल्कि तहजीब और वकार की खुशबू थी। कमरे में दाखिल हुआ तो पहला मंजर ही मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। सामने वो बैठी थी, मेरी बीवी नूर। सफ़ेद दुपट्टा सर पर था, आंखें नीची, चेहरा मुकम्मल सुकून का अक्स। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी नींद की लकीर थी, लेकिन उनमें थकन नहीं, हया थी। वो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती महज चेहरे की नहीं थी। उसके वजूद में एक अजीब सा तकद्दुस था, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। हाथों पर गहरी मेहंदी, कलाइयों में बारीक चूड़ियां और अंदाज ऐसा जैसे किसी शहजादी को जमीन पर उतारा गया हो। मैं चंद लम्हे वहीं दरवाजे पर साकत खड़ा रहा। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। ये वही लड़की थी जिसके बारे में मैंने वहम बांधे थे। कभी सोचा था वो बीमार होगी या मासूर या दुनिया से कटी हुई कोई खामोश सी औरत होगी, मगर वो तो मेरे ख्यालों से कहीं ज्यादा खालिस और पाकीज़ा निकली। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और फिर खोली। शायद ये सब ख्वाब हो, लेकिन वो मंजर जूं का तू मेरे सामने था। वो आहिस्ता से बोली, बैठ जाए। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे बारिश के बाद खामोश धरती। उसने ना तंज किया, ना सवाल, ना शिकायत, जैसे उसने मेरे माजी को देखा ही ना हो, या शायद देखा और माफ कर दिया हो। मैं धीरे से चलता हुआ कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। नजरें नीचे झुकी हुई थी। दिल में एक नदामत थी, एक सवाल था और शायद थोड़ा सा डर भी। आपको शायद मेरी तरफ से बहुत से सवाल होंगे, मैंने आहिस्ता से कहा।
उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और इतनी खामोशी से मुस्कुराई कि मेरे अंदर का हर वसवसा दम तोड़ गया। सवाल तब होते हैं जब तवक्को हो, उसने कहा। और मुझे पता है ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं हुआ। उसकी सच्चाई ने मेरे सीने में एक छोटा सा खंजर उतार दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये रिश्ता ना मैंने मांगा था ना उसने, ये फैसला किसी और का था, लेकिन हम दोनों इस फैसले के हिस्सेदार बन चुके थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम एक हकीकत है और मेरे बाबा ने अगर आपको चुना तो कोई वजह जरूर होगी। मैंने नजरें उठाकर पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। वहां कोई शिकायत न थी, सिर्फ एक खामोश फहम थी, जैसे वो समझ चुकी हो कि जिंदगी में सब कुछ मर्जी से नहीं होता, कुछ फैसले तकदीर से भी बड़े होते हैं। नूर, मैं एक आम इंसान हूं, ना तालीम, ना हैसियत, ना कोई शायान शान बात, बस एक सच्चाई है जो मैंने कभी झुटलाई नहीं। और वही तो सबसे बड़ी बात है खान साहब। उसने मेरा नाम पहली बार लिया और मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उस रात हमने ज्यादा बातें नहीं की। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, कुछ नजरों के तबादले में। कमरे में हल्की रोशनी और पर्दों की हिलने की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन अंदर अंदर एक और तब्दीली शुरू हो चुकी थी। वो लड़की जिसे मैंने शक की निगाह से देखा, जिसे मैंने ऐबदार समझा, वो मेरे लिए बायस सुकून बनने लगी। और मैं, जो खुद को हमेशा एक नाकाम बेहैसियत इंसान समझता रहा, उसकी मौजूदगी में पहली बार खुद को थोड़ा सा कीमती महसूस करने लगा। ये शादी किसी रिवायत, मोहब्बत या ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पाकीज़गी थी, एक खामोश वादा जो लफ्जों के बगैर निभाया जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे मैंने दिल में अहद किया, चाहे ये रिश्ता जैसा भी हो, मैं इसे निभाऊंगा, उस लड़की के लिए जिसने बिना किसी गिला शिकायत के मुझे कबूल किया, और उसके बाप के लिए जिसने मेरी सच्चाई पर यकीन किया। रात गुजरती रही, खामोशी अपनी चादर फैलाए रही, और मेरे दिल में पहली बार यह ख्याल जगा, शायद मेरी जिंदगी में भी अब कोई नया सूरज तुलू होने वाला है। होटल की राहदारियों में मेरा चलना पहले जैसा नहीं रहा था। वही जमीन, वही दीवारें, वही खुशबुएं, लेकिन अब नजरें बदल चुकी थी। पहले जहां लोग मुझे सिर्फ एक सफाई वाली की हैसियत से जानते थे, अब वही लोग झुककर सलाम करते थे। मेरे हाथों से झाड़ू छूट चुका था और अब उन्हीं हाथों में फाइलें, चाबियां और एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। होटल का मैनेजर बन चुका था मैं। ये तब्दीली एक ख्वाब की तरह थी और मैं हर लम्हा इस ख्वाब में बेदार खड़ा था, हैरत ज़दा, गुमसुम। फजलुद्दीन साहब ने निकाह के अगले हफ्ते मुझे दफ्तर में बुलाया था। उन्होंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर कहा, खान, अब तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं, मेरे भरोसे का नुमाइंदा भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम होटल का निजाम संभालो। मैं सकते में आ गया। एक लम्हे को दिल ने समझा कि वो मजाक कर रहे, मगर उनके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो हमेशा मेरे फैसले के वक्त होती थी। साहब, मुझे क्या आता है, मैंने तो कभी हिसाब किताब भी पूरा नहीं सीखा, मैंने लरसते लहजे में कहा। वो मुस्कुराए। जो शख्स खुद को सीखने वाला मानता है वही सब कुछ सीख लेता है, और जो सच बोले वही हर कारोबार का असल मैनेजर होता है। उस दिन के बाद जिंदगी जैसे नया मोड़ मुड़ गई। अब मैं रोजाना साफ सुथरा लिबास पहनता, दफ्तर वक्त पर आता, फाइलें देखता, मुलाजमीन से बात करता। रशीद भाई अब मेरे मातहत थे, लेकिन उनकी नजरों में वही पुरानी मोहब्बत थी। अब उसमें इज्जत भी शामिल हो चुकी थी। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, मेरी आजिज़ी। क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कुछ भी मिला है, ये महज मेरे हुनर का सिला नहीं, ये कोई और बात है, कोई ऐसा राज जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। नूर, मेरी बीवी, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। न उसने कभी मेरी गुर्बत पर तंज किया, न मेरी सादगी पर कोई बात छेड़ी। वो खामोशी से हर रोज मेरी कमीज इस्त्री करती, दोपहर को खाने का ख्याल रखती, और रात को मेरे साथ वही पुरानी छत तले सादा जिंदगी गुजारती, जैसे वो कभी रईसजादी थी ही नहीं। मैं अक्सर उसे देखता, जब वो मेरे सामने बैठी होती, उसकी आंखों में सुकून होता, लबों पर मुस्कुराहट और उसकी खामोशी में एक हौसला। कभी कभार रात को मैं उससे पूछने लगता, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ मेरे जैसे मामूली इंसान से शादी करके? वो हल्के से मुस्कुरा कर कहती, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, बाबा ने किया, लेकिन अब तुम्हें जाना तो खुशी होती है कि उनकी निगाह कभी धोखा नहीं खाती थी। मैं चुप हो जाता, उसका यकीन मेरे लिए नई हिम्मत बन जाता। दिल के अंदर एक सवाल मुसलसल गूंजता रहता, ऐसा क्या था मुझ में जिसने फजलुद्दीन जैसे बावकार और तजुर्बाकार शख्स को ये सब कुछ देने पर मजबूर कर दिया? क्यों उन्होंने मुझे ना सिर्फ अपना दामाद बनाया, बल्कि अपने कारोबार का वारिस भी? आखिर ऐसा क्या था जो मैं खुद नहीं जानता? एक दिन मैंने फैसला किया कि इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहूंगा। फजलुद्दीन साहब उस वक्त अपने दफ्तर में थे। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बजाया।
अंदर से मानूस आवाज आई, आ जाओ खान। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो मेज पर कुछ कागजात देख रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। खैरियत, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठते हुए कहा, साहब एक बात पूछनी है। उन्होंने चश्मा उतार कर मेज पर रखा, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। पूछो खान। मैंने गहरी सांस ली। साहब मैं सब कुछ पा चुका हूं। आपकी बेटी जैसी नेक सीरत औरत मेरी बीवी है। आपका कारोबार मेरे हवाले है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दिल में एक बात बार बार आती है, आखिर आपने मुझ पर इतना भरोसा कैसे किया। फजलुद्दीन साहब की आंखों में चमक आ गई। वो जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हूं। बिलाखिर वो सवाल आ ही गया जो बरसों से तुम्हारे दिल में पल रहा था। मैं शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूं शायद ये सवाल करना मुनासिब नहीं, लेकिन जानना चाहता हूं कि क्यों। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा सा पीछे हुए, गहरी सांस ली और छत को देखते हुए बोले, खान मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। दौलत, इज्जत, धोखा और मुनाफिकत। मेरे कारोबार ने मुझे अमीर बनाया, लेकिन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल कर दिया। अक्सर जो सामने झुकते थे पीठ पीछे खंजर रखते थे। मैंने कई बार अपनी ईमानदारी का सिला धोखे की सूरत में पाया। उनकी आवाज में एक तल्ख माजी बोल रहा था। मेरी बेटी नूर, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। जब उसके लिए रिश्ता देखने का वक्त आया तो मैंने तय कर लिया कि दौलत, हस्ब नस्ब या चमकती डिग्रियों को नहीं देखूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दयानत, खालिस दयानत। मैं खामोशी से सुनता रहा। दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई। मैंने होटल में कैमरे लगवाए, हर कमरे में, हर कोने में। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, ये मेरे भरोसे का पैमाना थे। मैंने कई मुलाजमीन को छोटी छोटी चोरियों में रंगे हाथों पकड़ा। तुम जब आए तो मैंने तुम्हें भी जांचा। चेन, बैग, खाने की आजमाइश, सब कुछ मेरे इल्म में था। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा रद्द अमल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे वसवसे और तुम्हारा ज़मीर। मेरी आंखें भीग गईं। दिल ने एक अनजानी सरशारी महसूस की, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। और जब तुमने सच्चाई के रास्ते को चुना, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, तो मैंने फैसला कर लिया कि यही लड़का मेरी बेटी के काबिल है। क्योंकि शौहर सिर्फ शौहर नहीं होता, वो औरत की हिफाजत, उसकी इज्जत, उसके ख्वाबों का निगहबान होता है। और जो ईमानदारी से अपने रब से डरता, वो कभी औरत को अमानत नहीं समझ सकता। मेरे लब खामोश थे, मगर दिल रो रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने उन्हें साफ नहीं किया। साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही हूं जो मेरे माँ बाप ने बनाया। मेरे अब्बा तो नहीं रहे, लेकिन अम्मा ने जो सिखाया वही आज तक संभाला हुआ है। फजलुद्दीन साहब ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। तुमने अपने किरदार से जो सबक दिया वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, और यही तुम्हारी असल डिग्री है खान। वो लम्हा मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सनत था। मैं जो कभी होटल के कचरे उठाता था, आज उसके मालिक के दिल में अपना मकाम पा चुका था। वापसी पर होटल की राहदारी से गुजरते हुए मैं रुक गया। एक वही कमरा जहां मैंने चेन लौटाई थी, और एक वही दरवाजा जहां बैग रखा था। एक वही गोशा जहां बैठकर बचा हुआ खाना खाया था। उन जगहों की खामोशी अब मुझसे कुछ कह रही थी। ये वो जगहें थी जहां मेरे ज़मीर ने जंग लड़ी थी, और आज वही ज़मीर मेरा सबसे कीमती सरमाया बन चुका था। जिंदगी ने मेरे सामने एक नया चेहरा खोल दिया था, एक ऐसा चेहरा जो मैंने ख्वाबों में भी ना देखा था। वही होटल जहां मैं कभी सफाई करता था, अब मेरी निगरानी में चल रहा था। वही लोग जिनके बर्तन धोते धोते मेरे हाथ छिल जाते थे, अब मेरे मातहत थे। वक्त की ये चाल शायद बहुतों को हैरान करती, मगर मुझे तो खुद अपनी हकीकत पर यकीन नहीं आता था। जिस रात फजलुद्दीन साहब ने मेरे सामने अपनी बेटी का हाथ और अपना कारोबार पेश किया, उस रात मैंने खुद को किसी और दुनिया में पाया। वो जुमले जो उन्होंने कहे थे आज भी मेरे दिल में नक्श हैं। दयानत खान वो खजाना है जिसे चोरी नहीं किया जा सकता। तुमने वो खजाना संभाला, इसीलिए अब तुम इसके वारिस हो। मेरे कदमों तले से जमीन उस वक्त खिसकी थी जब उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने खून पसीने से सींचा हुआ होटल मेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने उनकी आंखों में ना फख्र देखा ना गुरूर, वो सिर्फ एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्होंने बरसों से संभाल कर रखा हुआ बोझ किसी ऐसे कंधे पर रखा हो जिस पर भरोसा किया जा सके। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार मालिक के कमरे में बैठा। वही कमरा जहां एक दिन मैंने नोटों से भरा हुआ बैग देखा था, वही जगह, वही पर्दा, वही मेज। लेकिन आज वो सारी चीजें मेरे सामने थी, मेरे इख्तियार में, मगर मेरे दिल में आज भी वही पुरानी लर्जिश थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये लर्जिश खौफ की नहीं, शुक्र की थी। नूर मेरी बीवी, मेरी खामोश ताकत, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उसने कभी मेरे माजी पर सवाल नहीं किया, कभी मेरे सादापन पर हंसी नहीं की, कभी मेरी खामोशी से घबराहट नहीं हुई।
वो समझ चुकी थी कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं, न किसी गैर मामूली हैसियत का ख्वाहिशमंद। मैं बस एक सादा सा इंसान था जिसने अपनी सच्चाई से खुद को पहचाना, और उस सच्चाई ने ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दे दिया। अक्सर रातों को जब हम छत पर बैठते तो नूर आसमान की तरफ देखकर कहती, देखो खान, वो जो सबसे चमकता सितारा है ना, वो तुम्हारा है। मैं मुस्कुरा देता, नहीं, वो शायद उस दिन चमकने लगा जब तुम मेरी जिंदगी में आई। नूर हंस देती, लेकिन उसकी हंसी में जो सुकून होता वो मुझे यकीन दिलाता कि ये जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हमारे होने की गवाही है। फजलुद्दीन साहब ने अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे हवाले करना शुरू कर दी। अकाउंट्स, सप्लायर, सिक्योरिटी, स्टाफ की तनख्वाहें, सब कुछ। शुरू में मैं घबरा गया था, लेकिन उन्होंने कहा, जो शख्स ज़मीर से डरता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकता। बस वही लोग लीडर बनते हैं जो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं। मैंने हर दिन एक नई सीख के साथ गुजारा। जहां गलती हुई वहीं माफ़ी मांगी, जहां सीखा वहीं शुक्र अदा किया। मुझे मालूम था इस मकाम तक पहुंचने में सिर्फ मेरे कदमों का सफ़र नहीं था, मेरे ज़मीर की कुर्बानी, मेरी भूख, मेरी आजमाइशें और सबसे बढ़कर मेरा सच शामिल था। अब मैं जब किसी नए मुलाजिम को देखता तो उसमें अपना अक्स ढूंढने लगता। उसकी आंखों में भूख देखता, हाथों में खटनाई और दिल में ख्वाब। अक्सर उन्हें बुलाकर कहता, मेहनत करो लेकिन दिल से, ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती। वक्त लगता है मगर सिला जरूर मिलता है। एक दिन होटल के पीछे कमरे में गया जहां पहले मेरा ठिकाना होता था। वही छोटा सा स्टोर रूम, वही नमी, वही दीवारें, वही दीवार पर अम्मा की तस्वीर। तस्वीर के फ्रेम पर अब भी गर्द जमी हुई थी। मैंने हाथ से साफ किया, तस्वीर उठाई और दिल से कहा, अम्मा, तेरा बेटा आज भी वही है, बस कपड़े बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन ज़मीर वही है। अम्मा को फ़ोन करके जब मैंने सारी बातें बताई, वो रो पड़ी और बोली, बेटा, जो रिस्क दयानत से आता है वो नस्लों को संवारता है। आज तेरा बाप होता तो तुझे सीने से लगा कर कहता, ये है मेरा असल वारिस। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। वो आंसू फख्र के थे, शुक्र के थे और एक ऐसे सफ़र की याद के जो मिट्टी से चमक तक पहुंचा था। मैं सोचने लगा कि शायद किस्मत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, दयानत से बनती है। क्योंकि दौलत छीन सकती है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चाई वो इंसान का असल जेवर है, और जब वो जेवर दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे फकीर नहीं बना सकती। आज भी जब मैं होटल की राहदारी से गुजरता हूँ तो वो कमरे, वो कोने, वो लम्हे याद आते हैं जब मैंने खुद को बहुत मामूली समझा, जब मैंने चेन वापस की, बैग छोड़ा, वो निवाला चखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और अब हर वो लम्हा मेरे साथ है, क्योंकि वो लम्हे मेरे ज़मीर के गवाह हैं। जिंदगी मुझे बता चुकी थी, ईमानदारी बोझ नहीं, ईमान का पहला कदम है, और जो इस कदम पर चलता है वो कभी गिरता नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।